हेलो एवरीवन। आज से हम लोग अपना अगला यूनिट यानी यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का गेम थ्योरी जो थी वो पूरी ख़त्म हो गई और उसके क्वेश्चंस आप लोग पूरे सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा तो आप लोग कर लीजिए। फिर हम लोग आज से नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात तो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। सभी ने पहले पढ़ा होगा, 3rd ईयर में, फिर सेमेस्टर 3 में पढ़ा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होता था कि सारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते थे, फिर कॉन्स्टेंट्स होते थे, वो सब लीनियर होते थे। लीनियर का मतलब, लीनियर कैसे होते हैं? लीनियर फंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जिसमें हम लोग का जैसे a1x प्लस a1x1 a2x2 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 0, मतलब कि जिसमें x की कोई पावर नहीं होती, x की पावर 1 होती है। x के जितने भी वेरिएबल होंगे, x1 x2 हो, xy हो, जितने भी उसमें वेरिएबल हम लोग लेंगे वो सबकी पावर 1 होगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो एलपीपी में क्या होता था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी तो लीनियर इक्वेशन लेते थे, लेकिन ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है तो इसमें लीनियर इक्वेशन नहीं आएंगे बल्कि नॉन लीनियर इक्वेशन आएंगे, जैसे कि x की पावर आ जाएगी जिसमें। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक बार देख लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग कैसी होती थी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैक्स मिन या फिर मैक्सिमम मैक्सिमाइज जेड होता था या फिर मिनिमाइज जेड होता था, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर ये सारे जो इक्वेशन होते थे ये कैसे होते थे? ये होते थे हम लोग के लीनियर। इसमें देखिए x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है, यहाँ पे 1 है, तो x की जो पावर्स हैं वो सब 1 है। यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें भी ये जो x1 x2, ये तो वेरिएबल अलग करने के लिए हम लोग वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कि मान लो कि अगर x y लेंगे तो अगर n लेने हैं तो कितने लेंगे पता ही नहीं है, x फिर y फिर z, वो तो 3 ही हुए, 4 लेंगे फिर, लेकिन n का हम लोग गिनती नहीं कर पाएंगे, उसमें काउंट नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग यहाँ पर x1 x2 ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो उसकी पावर है वो तो 1 ही है। a11 के इंटू x1 की पावर 1, फिर x2 की पावर 1। इसमें सारे के सारे जितने भी इक्वेशंस हैं, जितने कॉन्स्टेंट्स हैं, जितने ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैं, सबकी पावर, सब में x की जो पावर है यानी 1 है, इसका मतलब ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक, तो हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें देखिएगा कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये भी हो, सबको पता होगा कि जब मैक्सिमाइज जेड होता है तो ये लेस और लेस देन का साइन लगता है, और जब मिनिमाइज जेड हो जाता है तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू का साइन लग जाता है। ठीक, जिस तरह उसमें भी होगा। तो हम लोग अब अपने नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग पर आते हैं। सबसे पहले है जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखिए इसमें क्या है, लेट z be a real valued function of n variables defined by यहाँ पे a का मतलब कि पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे a लिखा हुआ है ना, और कुछ नहीं है ये। तो जो इक्वेशन है n वेरिएबल्स की वो कैसी है? z इक्वल्स टू f ऑफ x1 x2 xn। तो ये क्या लिखा है कि ये फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है। पहले हम लोग क्या लिखते थे, सीधा ही हम लोग को पहले से पता होता था कि ये क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग था तो उसमें x की पावर आएंगी नहीं, तो फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी, सीधा हम लोग c1 x1 प्लस c2 x2 ऐसे लिख लेते थे। क्योंकि लीनियर होता था तो लीनियर है तो सिर्फ x का 1 ही पावर आएगा, यहाँ पे 1 ही पावर आएगा, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते थे यहाँ पे c1 c2 cn में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लीनियर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखे हैं, फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेट b1 b2 bm बी द सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में होता था, जैसे पिछले अभी दिखाया हमने, उसमें भी ऐसे ही था। ये इधर जो होते हैं ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2, माइनस होता है तो हम लोग इधर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर जो भी राइट हैंड साइड में जो भी होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है क्या, लेट b1 b2 bm बी सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। किस तरीके के, यहाँ पे b है, ये जो b है ये मतलब कि
मान इसको आप लोग 1 2 भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ इक्वेशन है, 1 और ये ए और बी, ठीक, बस वही लिया है और कुछ नहीं। तो फर्स्ट पे ये ए पे और बी पे ये, तो क्या है कि बी इक्वेशन में जो लिखा हुआ है जीवन फंक्शन लिखा है जी, जैसे कि ऊपर यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ x1 x2 xn था, तो यहाँ पर भी कुछ फंक्शन ऑफ x ही आएंगे, लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पर जो पहला इक्वेशन आएगा तो वो g1 ऑफ x1 to xn है, फिर g2 ऑफ x1 to xn है ना। यहाँ पे क्या है, कैसे है कि यहाँ पे f से अलग करने के लिए उन्होंने g ले लिया, और g लिया है तो g को अलग अलग दिखाने के लिए हम लोग ज़्यादा तो वेरिएबल्स तो हैं नहीं हम लोग के पास अल्फ़ाबेट्स, तो हम लोग उसके लिए क्या कर लिए हैं, g1 g2 ले लिए हैं। तो g1 मतलब कि पहली कांस्टेंट, g2 मतलब दूसरी कांस्टेंट ना, ये है इसका मतलब यहाँ पर। और क्या है, g1 जो है फंक्शन है किसका, x1 से xn तक के जितने भी वेरिएबल्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स, उनका फंक्शन है। और फिर यहाँ पर जो करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू और इक्वल टू। तो यहाँ पर हम लोग लेस देन वाला भी पढ़ेंगे, ग्रेटर, ये तो पहले ही पढ़ते थे हम लोग उसमें भी, लेकिन यहाँ पर इक्वल वाला भी पढ़ेंगे हम लोग, इक्वालिटी कांस्टेंट जिसको बोलेंगे। तो ये हो गया हम लोग का कांस्टेंट, पहली कांस्टेंट इस तरीके से। फिर दूसरी तो कांस्टेंट क्या है, g2 ऑफ x1, ये जो g2 जो है क्या है, फंक्शन ऑफ x1 to xn, और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के हिसाब से यहाँ पर इक्वल, लेस देन और इक्वल टू आता रहेगा, ठीक। तो ये सारी जो है m इक्वेशंस हैं। कितनी इक्वेशन है देखिएगा, कितनी इक्वेशन हो गई हम लोग के पास, ये डिसीजन वेरिएबल तो n है क्योंकि ये 1 से लेकर n तक जा रहा है, और कांस्टेंट कितनी है देखिए, ये 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक, m तक, तो 1 to m तक ही हम लोग की कांस्टेंट है, m कांस्टेंट और n डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक। फिर क्या है, फिर हम लोग जैसे पहले था वैसे ही है, बस इसमें लीनियर इक्वेशन की जगह फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स आ गया है, क्योंकि वहाँ पर लीनियर नहीं रह जाएगा, ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है ना। फिर क्या है, जी आईज आर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स। n वेरिएबल कौन कौन से, x1 to xn। जी आईज मतलब g1, जी आईज मतलब आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 to m तक, ये जो देखिए 1 g1 g2 से m तक। तो जी आई मतलब g1 g2 to gm तक, ये है हम लोग का जी आईज आर क्या है, ये है रियल वैल्यूड फंक्शन। ये सब क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। n वेरिएबल हम लोग के पास कौन कौन से हैं, x1 to xn। फाइनली लेट सी, तो हम लोग को लास्ट में क्या चाहिए होता था, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट चाहिए होते थे, जिसमें कि डिसीजन वेरिएबल सारे पॉजिटिव ही चाहिए, या तो ज़ीरो या तो पॉजिटिव हो ना, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए। तो थर्ड जो है हम लोग का सी इक्वेशन, वो क्या है, एक्स जेज जो है हम लोग के, यहाँ पर देखिए आई जी के साथ आई लिया गया है, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1 to m, और जे क्या है, एक्स जे एन वेरिएबल्स हैं क्योंकि, तो जे की वैल्यू हो गई 1 to n। सबको समझ में आया होगा ये चीज़ कैसे हुआ, क्योंकि x जो है वो हम लोग के पास n है, तो x1 x2 x3 से xn, तो हम लोग यहाँ पे सीधा j लिख दिए हैं, जो कि j की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 1 to n तक, ठीक। फिर लिखा है क्या, इफ़ ईदर फंक्शन ऑफ f ऑफ x1 to xn ना, और सम जी आईज, आई की वैल्यू 1 to m तक है, और बोथ द फंक्शन आर नॉन लीनियर, देन द प्रॉब्लम विच मेक्स z अ मैक्सिमम और मिनिमम एंड सेटिस्फाइज b एंड c इज कॉल्ड अ जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या फिर हम लोग उसको GNLPPP बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि या तो हम लोग का जो फंक्शन है ये z इक्वल्स टू ये फंक्शन या तो नॉन लीनियर होगा, या तो ये जो जी आईज हैं 1 से m तक, इसमें से कुछ जी आई होंगे जो नॉन लीनियर होंगे, या तो या तो कांस्टेंट से कुछ नॉन लीनियर होंगे, या तो z के कुछ नॉन लीनियर होंगे, या तो दोनों नॉन लीनियर हो जाएंगे। तो दोनों अगर नॉन लीनियर हो गए या फिर कोई एक भी हुआ, तो हम लोग की वही क्या बन जाएगी,
जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ये जनरल क्यों है? जनरल का मतलब समझते होंगे, जैसे कि हम लोग अगर इसी को x1 x2 के उसमें लिख देते सिर्फ, मतलब कि f1 और f2 रखते सिर्फ यहाँ पे जो हम लोग का फंक्शन ऑफ x1 टू xn है, सिर्फ उसको यहीं तक रखते हैं, x1 टू x2। फिर g वाले को भी ये n तक नहीं लेकर जाते, यहाँ पे सिर्फ दो कांस्टेंट आते, यहाँ पे यहीं तक रहता। तो हम लोग की जनरल नहीं होती, क्योंकि जनरलाइज्ड फॉर्म होता है जो एक कुछ वैल्यूज़ तक सेटिस्फाई करे। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू के लिए रखते हैं अगर, तो जनरल तो होता नहीं, क्योंकि n की वैल्यू में मालूम नहीं है, लेकिन n वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं जनरल। सिर्फ 1 और 2 होता, यहाँ पे G1 जो है x1 x2 सिर्फ हो जाते 2 डिजिट, तो जनरल नहीं होता, सिर्फ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। जनरल उसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कि वो कुछ पॉजिटिव n के लिए ट्रू है ना। जनरलाइज्ड फॉर्म तो आप लोग को पहले से पता होगा। फिर इसका मतलब ये हो गया। फिर क्या है? कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वालिटी कांस्टेंट्स। इक्वालिटी जो यहाँ पे जो कांस्टेंट होंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो कांस्टेंट थे यहाँ पे लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू या इक्वल टू, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कौन सा केस पढ़ने वाले हैं? इक्वालिटी कांस्टेंट, जिसमें इक्वल जो कांस्टेंट आएंगे वो इक्वल टू होंगे, लेस और ग्रेटर नहीं आएगा यहाँ पे साइन। तो उसमें हम लोग का पहला मेथड है, किस मेथड से सॉल्व हो जाती है हम लोग की NLPP? लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड से। इनका मेथड देखिए। इफ़ द NLPP is composed of some differential objective function and equality constant, the optimum value is achieved by the Lagrange's multiplier method। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग के पास कांस्टेंट हो और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हो, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, कांस्टेंट हो, और जो कांस्टेंट हो वो इक्वालिटी कांस्टेंट हो, जिसमें इक्वल का साइन लगा हो, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं? लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड से उसका ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग एक जनरल फॉर्म नहीं देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए लिए हैं, जनरल फॉर्म नहीं है हम लोग के पास, सिर्फ x1 और x2 के। जनरल फॉर्म तब होगा जब वो x1 से xn तक जाएगा, वो तो जनरलाइज। उसके बाद देखेंगे, पहले 2 वेरिएबल्स अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद उसका जनरल फॉर्म देख लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या यहाँ पे लिखा है, एक प्रॉब्लम को कंसीडर किया हुआ है। क्या कंसीडर प्रॉब्लम? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1 x2। यहाँ पे 2 वेरिएबल के फंक्शन होंगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जैसे वो उधर थी वैसे दिया हुआ है, g ऑफ x1 x2 इक्वल टू c, एंड जो 2 वेरिएबल्स हैं दोनों नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। फिर क्या कहा है कि अज्यूम दैट f एंड g, f जो है फंक्शन x1 x2 का, और जो g फंक्शन है x1 x2 का, आर डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2। यानी कि जो f है वो क्या है? x1 x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब कि यहाँ पे पार्शियल करेंगे, क्योंकि अगर f जो होगा सिर्फ ये, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स वाला फंक्शन है ना, तो यहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे। नहीं तो x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x2 भी वेरिएबल है, तो फिर वो मल्टीप्लाई वाला मेथड लग जाएगा, x1 इंटू x2 का मल्टीप्लाई करने पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है उसका। लेकिन यहाँ पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो एक वेरिएबल नहीं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, और अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे मतलब पार्शियल डिफरेंशियल का यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है x1 x2 के, तो वो पार्शियली भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहा है। फिर क्या कह रहा है? लेट अस इंट्रोड्यूस अ डिफरेंशिएबल फंक्शन h एज, जो कि x1 x2 का फंक्शन है, विच इज़ डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2 एंड डिफाइंड बाई h इक्वल्स टू h ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू g ऑफ x1 x2 माइनस c। तो यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो ये फंक्शन था, ये वाला कांस्टेंट वाला फंक्शन, उधर से यहाँ से c को माइनस के इधर लेकर इक्वल टू 0 कर दिए, और इसी फंक्शन को हम लोग h मान लिए,
और यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल x1 x2 हैं, इसलिए जो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, x1 x2 का वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा। h जो फंक्शन है हम लोग का, बस यही फंक्शन है कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जो कांस्टेंट्स हैं राइट हैंड साइड पर, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको दूसरा फंक्शन h मान लीजिए ना। यहाँ तक ये हुआ। फिर क्या है, दस द प्रॉब्लम कैन बी रीस्टेटेड एज, रीस्टेटेड कैसे हो जाएगी, फिर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जेड वैसा ही रहेगा, फंक्शन x1 x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट h ऑफ x1 x2 इक्वल टू 0, और x1 x2 तो ग्रेटर देन 0 थे ही पहले से यहाँ पर ये दोनों। और ये जो फंक्शन जो g इक्वल वाला था यहाँ पर, इक्वल का साइन लगा हुआ था, उसको हम लोग क्या कर दिए, इक्वालिटी की इधर लाकर दूसरा फंक्शन बना लिए जिसकी इक्वल के बराबर 0 आ जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग को इक्वल्स टू 0 लाना है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीज़ें लाकर। फिर क्या है, इसमें हम लोग नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन से सॉल्यूशन निकालते हैं। तो टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन, in order to find the necessary condition for maximum or minimum value of z, a new function is formed by introducing a Lagrange multiplier lambda. Lagrange's multiplier क्या है, lambda, नया इसको मल्टीप्लायर ही बोल रहे हैं, तो मल्टीप्लायर ही बोलते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस किया हम लोग। कैसे है वो आएगा, तो लैग्रेंजेस का जो फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा कि जो फंक्शन हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था f, यहाँ पे देखिए ऊपर यही लिखा हुआ है, रीस्टेटेड, जब हम लोग रीस्टेट किए हैं तो हम लोग के पास ये फंक्शन आया, मैक्सिमम मिनिमम z इज इक्वल्स टू फंक्शन x1 x2, और ये h फंक्शन आ गया। तो हम लोग क्या किए हैं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड क्या करता है कि जो फंक्शन ऑफ x1 x2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लैम्डा इंटू एच ऑफ x1 x2 कर देंगे। ये हम लोग का कौन सा फंक्शन बन जाएगा, लैग्रेंजेस फंक्शन, और जो उसमें जो लैम्डा यूज़ हो रहा है वो क्या है, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। ये हम लोग का लैग्रेंज फंक्शन बन गया, लैग्रेंजियन फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। द फंक्शन L x1 x2 लैम्डा, तीनों क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है तो ये फंक्शन 3 वेरिएबल का हो जाएगा, इज़ कॉल्ड लैग्रेंजियन फंक्शन विद लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर लैम्डा ना, लैग्रेंज मल्टीप्लायर लैम्डा, वेयर लैम्डा इज़ एन अननोन कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है। फिर नेसेसरी कंडीशन, यहाँ पे हम लोग नेसेसरी कंडीशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए वो ले रहे थे। तो हम लोग को पहले क्या करना है कि फंक्शन तो वैसे ही रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जो कांस्टेंट होंगे कांस्टेंट में से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को के कांस्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाकर उसको दूसरा फंक्शन h मान लेंगे, ठीक। फिर लैग्रेंजियन फंक्शन बनाने के लिए क्या करना है, f जो फंक्शन होगा f माइनस लैम्डा इंटू एच कर देंगे, f माइनस लैम्डा इंटू एच। बाकी जो x1 x2 हो तो लिखते रहेंगे हम लोग क्योंकि वो उसके फंक्शंस के वेरिएबल हैं। फिर नेसेसरी कंडीशन हम लोग को निकालनी कैसे है, वो कैसे दी हुई है कैसे, जो L होगा उसको हम लोग पहले x1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए। फिर क्योंकि ये सेवरल वेरिएबल है तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो दूसरा अदर वेरिएबल्स होंगे उसको कांस्टेंट जैसे ट्रीट करेंगे। जैसे x1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x2 और लैम्डा का जो सारी चीज़ जो कोफिशिएंट्स आएंगे या फिर जो भी फंक्शन के में उसमें टर्म्स होंगे उसको कांस्टेंट जैसे ट्रीट करेंगे, और अगर उसका डिफरेंशिएबल लेना पड़ा हम लोग को तो उसको 0 बना देंगे क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। उसी तरीके से x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने पर, और डिफरेंशिएट उसका जो डेरिवेटिव होगा उसको 0 के इक्वल भी रखना है ना, डेरिवेट करना है। फिर डेरिवेट करने के बाद तो डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद उसके जो डेरिवेटिव आएगा उसको इक्वल टू 0 रखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हम लोग का जो फंक्शन है यहाँ पर ये f, इसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 रखना है। l इक्वल्स टू 0 का मतलब ये बराबर 0। यहाँ पे देखिए नीचे है कि जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f को x1 के रेस्पेक्ट में हुआ, फिर लैम्डा बाहर हो गया कांस्टेंट है क्योंकि, फिर h क्योंकि x1 और x2 का ही फंक्शन है तो उसको भी x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये तीनों चीज़ को डिफरेंशिएट कर लिए हम लोग। फिर लास्ट में जो लैम्डा के रेस्पेक्ट में भी करना है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा के लिए जब लैम्डा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x1 और x2 दोनों कांस्टेंट उसके लिए हो जाएंगे,
तो हम लोग के पास बचेगा क्या, ये पूरा ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा और सिर्फ h बचेगा, क्योंकि लैम्डा डेबा लैम्डा और h बाहर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे f का 0 हो जाएगा तो डेबा 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 लैम्डा आएगा, फिर ये वाला ये तो 0 हो जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये जो h है वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के जैसे, फिर लैम्डा का ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग के पास माइनस h बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में डेबा डेबा लैम्डा ऑफ L इक्वल्स टू माइनस h, जो कि आया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग कर दिए। ठीक, अब है हम लोग का वेयर L जो फंक्शन लैग्रेंजियन फंक्शन L f h स्टैंड्स फॉर, उसको हम लोग एल एफ एच को फंक्शन ऑफ x1 x2 लैम्डा ऐसे भी लिख सकते हैं जो पहले लिख रहे थे, ठीक, रेस्पेक्टिवली। सो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ f1 x2 आर गिवन बाय, नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएंगी, ये है। जब हम लोग का पीछे क्या फंक्शन बना था कि f, कुल मिला के हम लोग के पास क्या था, ये जो फंक्शन था हम लोग का यही था ना, एल का जो भी स्टैंड फॉर लिखा है उसको छोड़ने के बाद ना, फंक्शन x1 x2 छोड़ने के बाद क्या बना था, f माइनस क्या बना था, लैम्डा h। तो जब हम लोग l डेरिवेटिव ऑफ l इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव ऑफ f माइनस लैम्डा h इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 इसको कर देंगे तो हम लोग के पास लास्ट में क्या मिल जाएगा, लास्ट में हम लोग को मिल जाएगा क्या, f इक्वल्स टू लैम्डा h। इसका जो डेरिवेटिव रहेगा इधर रहेगा ही और जो उसकी वैल्यू आएगी उधर आ जाएगी ना, तो 0 के इधर इसको 0 को उधर लेकर जाएंगे तो उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि f की वैल्यू जब को डिफ्रेंशिएट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा h बाई x1, इसी तरह लैम्डा x2 के लिए, इसी तरह इसके लिए। इसके में तो हम लोग के पास माइनस h ही बचा था तो वही हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ये आंसर हो जाएगा। ये हम लोग की नेसेसरी कंडीशन है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेसेसरी कंडीशन फॉर जनरल NLPP विद m जो है वो n से कम है। m क्या था, हम लोग देखे थे नंबर ऑफ कांस्टेंट, b1 से bm तक गया हुआ था, यानी कि ये b1 पहला कांस्टेंट, bm m कांस्टेंट। तो यहाँ पर m कांस्टेंट है विद m लेस देन, और ये जो नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स कितने थे, x1 to xn थे ना, xn। तो ये जो नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स कितने n है, इज़ ग्रेटर देन m है, कांस्टेंट से ज़्यादा है, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, फिर क्या है, कंसीडर जनरल LPP। जनरल LPP हम लोग देखे हैं पीछे, सारी चीज़ें वैसे लिखी है, मैक्सिमम मिनिमम दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ x1 x2 xn सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट gi ऑफ xn ci कितने हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। उसमें हम लोग b शायद लिखे थे, लेकिन कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट करिए या फिर b से, बात है कि वो कांस्टेंट है। ठीक, तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि वहाँ पे b था, यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, तो क्योंकि कांस्टेंट है तो हम लोग b और c, आप लोग चाहें तो वहाँ पे भी c कर सकते हैं, यहाँ पे b भी, यहाँ आप लोग चाहें तो यहाँ पर b भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कांस्टेंट है क्योंकि। तो उसके बाद लिखा है द कांस्टेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू, कांस्टेंट कैसे रिड्यूस्ड हो जाएंगे, तो देखिए पहले तो यहाँ पे i की वैल्यू अगर 1 रख देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा g1 x1 to xn इक्वल्स टू c1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, h इक्वल्स टू क्या होता था, जो कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग के पास एक कांस्टेंट नहीं है, m कांस्टेंट है। इसके पहले वाले इक्वेशन, पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसमें देखिएगा, वहाँ पर हम लोग के पास सिर्फ एक कांस्टेंट था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग के पास सिर्फ एक कांस्टेंट था, इस वजह से सिर्फ एक ही g था और एक ही h आया था, एक ही g है और एक ही h आया है यहाँ पर नीचे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और एक लैम्डा आया था।
लेकिन अब जो होगा वो हम लोग के पास, क्योंकि m कांस्टेंट है तो हर एक इक्वेशन के लिए अलग अलग h बनेंगे। तो जो पहला इक्वेशन होगा उसके लिए h1, g1 माइनस c के लिए h1 बनेगा, g2 माइनस c के h2, और उसी तरह gm माइनस c के लिए hm। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है हम लोग के m कांस्टेंट हैं, यहाँ पे जो g's हैं, जो i है, जो i से i कहाँ से वेरी कर रहा है 1 to m तक, तो m कांस्टेंट हो गया। उसी तरह इसीलिए g1 यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो h की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि h1 के लिए g1 माइनस c1 मिलेगा। इसी तरह h2, इसी तरह hm के लिए, तो यहाँ पे m h आ जाएंगे, h की वैल्यू, i की वैल्यू देखिए, सॉरी यहाँ पे m n नहीं होगा, यहाँ पर m होगा, यहाँ पे इसको m कर लीजिए, ये m है, i की वैल्यू 1 to m है। फिर वेयर एच आई इक्वल्स टू जी आई माइनस सी आई, यहाँ पे आई की वैल्यू रखते जाएंगे, सारे कांस्टेंट आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे बनेगा, लैग्रेंजियन फंक्शन विद लैग्रेंज मल्टीप्लाई लैम्डा इज गिवन बाय, यहाँ पे देखिए कैपिटल, यहाँ पे x1 x2 xn लिखना होता, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m लिखना होता है। इसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल x लैम्डा 1 और कैपिटल लैम्डा और कैपिटल x लिख लिया, उसकी वैल्यू यहाँ दिखा दी कि इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, ये समझ में आया। फिर इसी तरह फंक्शन वाले में भी, इसी तरह इसमें भी x1 to xn, यही चीज़ यहाँ पे आप लोग लिख देंगे तो पिछले वाले जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, फिर क्या है, इसको लिखेंगे कैसे, फंक्शन तो वही रहेगा, फंक्शन माइनस क्या होता था उसमें, f माइनस लैम्डा h होता था, तो यहाँ पर m कांस्टेंट है तो कैसे हो जाएगा, f माइनस समेशन लैम्डा i hi ऑफ x। तो f माइनस क्या है, इसका मतलब क्या है कि देखिए समेशन का मतलब कि प्लस होता चला जाएगा, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, f माइनस पहले वाले फंक्शन के लिए, पहले h1 के लिए लैम्डा 1 h1 x, तो आप लोग लिख ही सकते हैं, फिर माइनस, या अगर ब्रैकेट लगा दें तो प्लस लैम्डा 2 h2, तो जितने कांस्टेंट आएंगे उतने ही लैम्डाज आएंगे, यानी कि m लैम्डा होंगे इसमें, तो प्लस इसी तरह सो ऑन कहाँ तक जाएगा हम लोग का, लैम्डा m h m, सॉरी ये h ऐसे बन जा रहा है h m, है ना। तो यही चीज़ लिखी हुई यहाँ पर, ये समेशन के रूप में, कि पहले वाले कांस्टेंट के लिए आप लोगों को लैम्डा 1 चाहिए, दूसरे के लिए लैम्डा 2, इसी तरह i वाले के लिए ith, और mth वाले के लिए mth लैम्डा चाहिए, m लैम्डाज आप लोग को चाहिए m एक कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम करते चले जाएंगे उसका। फिर क्या है, ये हम लोग का हो गया लैग्रेंजियन फंक्शन। फिर क्या करना था उसमें, वहाँ पे फिर डिफ्रेंशिएट करना था, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, अज्यूमिंग दैट एल एफ एंड एच आईज आर ऑल डिफ्रेंशिएबल पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m। वहाँ पे क्या करते थे, x1 से और x2 से डिफ्रेंशिएट किए थे, फिर लैम्डा से डिफ्रेंशिएट किए थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि x1 टू xn से डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर क्योंकि वहाँ पे एक लैम्डा था तो एक से किए थे, यहाँ पे m लैम्डाज हैं तो m तक करेंगे। इतने इक्वेशन आएंगे हम लोग के पास, कितने इक्वेशन आएंगे, यहाँ पे देखिए x1 टू xn कितने इक्वेशन हो गए n, फिर लैम्डा 1 टू लैम्डा m कितने इक्वेशन हो गए प्लस n, हम लोग के पास अब m प्लस n इक्वेशन आएंगे। देखिएगा कैसे, नेसेसरी कंडीशन कैसे क्या हो जाएगी, लैम्डा डेबा एक्स जे की वैल्यू 1 to n तक पुट करते जाएंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर i की वैल्यू 1, इसी तरह पूरा हम लोग पुट करते चले जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन बना है हम लोग का उसको x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसी तरह xn के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर उसके बाद फिर n इक्वेशंस आ जाएंगे। इसी तरीके से एक ही इक्वेशन को हम लोग जब n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n इक्वेशन आ जाएंगे m अलग अलग वेरिएबल से। उसके बाद उसी इक्वेशन को हम लोग जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m से करेंगे तो उसके बाद हम लोग के पास फिर से m इक्वेशंस आ जाएंगे, और जब लैम्डा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा,